एक गांव जो इंडिया के मध्य स्थित मध्य प्रदेश के सीनी जिला से 50 किलोमीटर दूर हररपुर गांव। ये गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ 4 दोस्त अपने परिवार के साथ रहते हैं। मनोज, सत्यपाल, रवि और कुसुम। ये चारों बचपन से दोस्त हैं। साथ में खेलना, स्कूल जाना और एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहना इनकी दोस्ती की मिसाल गांव में मशहूर है। ये चारों अब 10 साल के हो गए हैं। उसी गांव में कुछ दूर 8 से 10 किलोमीटर दूर एक जगह है जहां गांव वाले नहीं जाते हैं। गांव वालों का मानना है कि वह शापित जगह है। उस जगह पर कई साल पुराना एक बरगद का पेड़ है जहां जाना सभी के लिए मना है। कई सालों पहले एक अंग्रेज ऑफिसर को इस जगह के बारे में पता चला तो उसे ये बात मनगढ़ंत लगी। वह अपनी ताकत और घमंड में चूर अपने को सिपाहियों के साथ हररपुर गांव पहुंचता है और उस बरगद के पेड़ के पास जाता है। गांव वाले उसे मना करते हैं लेकिन वह नहीं मानता है। वह उस बरगद के पेड़ के आसपास चक्कर लगाता है लेकिन उसे उस बरगद के पेड़ में कुछ समझ नहीं आता है कि ये पेड़ किसी तरह शापित या डरावना है। लेकिन गांव वालों का डर दूर करने के लिए वह अंग्रेज अफसर उस बरगद के पेड़ को जलाने का फैसला करता है। गांव वाले उसे ऐसा करने से रोकते हैं लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। अपनी जिद के कारण वह बरगद के पेड़ को जलाने के लिए अपने सिपाहियों को लकड़ी और ईंधन का इंतजाम करने का ऑर्डर देता है। उस दिन गहरी अंधेरी काली रात है। कुछ समय बाद उस बरगद के पेड़ में आग लगा दी जाती है और यह देखकर सभी गांव वाले डर के कारण वहां से भाग जाते हैं। अंग्रेज अफसर और उसके साथी यह देखकर हंस रहे होते हैं। कुछ समय बाद बरगद का पेड़ जलना शुरू हो जाता है। गांव वाले काफी डरे हुए हैं। वे सभी अपने अपने घरों में दरवाजे लगाते हुए दुबक कर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद अचानक अंग्रेज अफसर और उसके साथियों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो उस काले सन्नाटे को चीरती हुई गांव तक पहुंच रही होती हैं। सारी रात चीखें सुनाई देती हैं। किसी तरह डरावनी काली रात बीतती है। सुबह होती है। सभी गांव के बुजुर्ग और जवान इकट्ठा होते हैं और उस बरगद के पेड़ के पास जाने का फैसला करते हैं। सभी वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि बरगद का पेड़ सही सलामत है और आसपास कुछ जली हुई लाशें पड़ी हुई हैं। यह देखकर गांव वाले बुरी तरह डर जाते हैं। लेकिन तभी गांव का मुखिया, जो काफी बुजुर्ग है, वह सभी गांव वालों को उस बरगद के पेड़ के आसपास पत्थर की दीवार बनाने के लिए कहता है ताकि कोई इस शापित जगह पर ना जा सके। और बाहर एक विशाल पत्थर में चेतावनी लिख दी जाती है कि इस बरगद के पेड़ से दूर रहें, अन्यथा मृत्यु करीब आ जाएगी। और उस बरगद के पेड़ को लोग शापित बरगद के पेड़ के नाम से जानने लगते हैं। ये कोई नहीं जानता कि वह बरगद का पेड़ शापित क्यों है। कोई गलती से भी अगर उसके पास पहुंच जाए तो वह दोबारा वापस क्यों नहीं आता, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस बात को काफी साल बीत जाते हैं। भारत आजाद हो चुका होता है। अंग्रेज वापस अपने देश चले जाते हैं। सन 1980 की बात है। उस हररपुर गांव में इन चारों बच्चों का जन्म होता है जिनका सामना बरगद के पेड़ से होगा। आज 1990 का साल है। ये चारों 10 साल के हो चुके हैं। ये चारों बच्चे काफी चतुर और निडर हैं। एक दिन की बात है। ये चारों बच्चे स्कूल के मास्टर जी के घर जाते हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक है। ये चारों मास्टर जी के घर से क्वेश्चन पेपर चुराने चुपके से जाते हैं और उनके घर में
एक कोने में छिपकर बैठ जाते हैं ताकि सही मौका देखकर क्वेश्चन पेपर चुरा सके। तभी एक आदमी मास्टर जी से मिलने आता है जो बुरी तरह डरा हुआ है। मास्टर जी उस आदमी को घर के अंदर बुलाते हैं और उससे डर का कारण पूछते हैं। वह आदमी खुद को संभालता है, उसके चेहरे में डर और घबराहट अलग ही दिखाई दे रही है। मास्टर जी उसे पीने के लिए पानी देते हैं। उसके गले से मुश्किल से पानी नीचे उतरता है। वह खुद को संभालते हुए पानी पीते हुए कहता है, मैं उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरा। मेरी कुछ बकरियां उसके नज़दीक चली गई थी। मैं उन्हें बुलाने की कोशिश करा, लेकिन मेरी आवाज़ बकरियां नहीं सुन पा रही थी। मैं बुरी तरह डर गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस शापित बरगद के पेड़ के पास जाकर अपनी बकरियों को वापस ला सकूं। अचानक कुछ समय बाद उस बरगद के पेड़ से कुछ डरावने साए बाहर निकलते हैं। फिर एक एक करके उन डरावने सायों ने मेरी सारी बकरियों को बेरहमी से मारकर अपने साथ पेड़ के अंदर लेकर चले गए। उनकी शक्ल और शरीर कुछ अजीब थे। वे सभी इंसानों में नहीं थे और ना ही जानवरों जैसे दिख रहे थे। हर एक साया अलग डरावनी शक्ल और शरीर वाला था। उस आदमी की बात चारों बच्चे भी चुपकर सुन रहे थे। मास्टर जी उस आदमी से कहते हैं, ये कैसा हो सकता है? उस बरगद के पेड़ के आसपास तो पिछले कई सालों से पत्थरों की दीवार बनी हुई है और उन्हें मंत्रों से बांधा गया है। बकरियां कैसे उन ऊंची दीवारों को फांद कर अंदर जा सकती हैं? आदमी डरते हुए कहता है, वहां कोई दीवार मौजूद नहीं थी। लेकिन तभी अचानक कुछ समय बाद मैंने देखा कि दीवार वहां वापस मौजूद है। उस आदमी की बात सुनकर मास्टर जी को कुछ समझ नहीं आता है। वह कहते हैं, ये बात गांव वालों को मत बताना, वरना सभी बुरी तरह डर जाएंगे। आदमी कहता है, अगर गांव वालों को इस घटना के बारे में नहीं बताया गया कि बरगद के पेड़ पर मंत्रों का असर खत्म हो गया है और वह शापित बरगद का पेड़ दोबारा अपना शिकार करने लगा है, ताकि गांव वाले इसका दूसरा उपाय खोज सकें और उस शापित बरगद के पेड़ को दोबारा मंत्रों से कैद कर सकें। मास्टर जी कहते हैं, हाँ तुम्हारी बात भी सही है, हमें बताना तो पड़ेगा, वरना कोई और उसका शिकार हो जाएगा। चारों बच्चे मास्टर जी और उस आदमी की बात सुन रहे हैं और चारों बच्चे बुरी तरह डरे हुए हैं। तभी मास्टर जी उस आदमी से प्यार से कहते हैं, तुम भूखे होगे, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन का इंतजाम करता हूँ, तुम यहीं बैठो। ये कहते हुए मास्टर जी अंदर जाने लगते हैं। तभी वह आदमी पूछता है, मास्टर जी आपकी पत्नी दिखाई नहीं दे रही है। मास्टर जी रुकते हैं और कुछ देर चुप रहने के बाद पलटकर गर्दन घुमाकर कहते हैं, हमसे नाराज होकर मायके गई है। ये कहते हुए मास्टर जी अंदर चले जाते हैं। बच्चे डरे हुए हैं। वे चारों पेपर चुराने का विचार अपने दिमाग से निकाल देते हैं और किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। चारों चुपके से मकान से बाहर आते हैं। तभी अचानक अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। चारों बच्चे खिड़की के कोने से अंदर देखते हैं। अंदर जो देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कुसुम चीखने वाली होती है, लेकिन तभी सत्यपाल उसके मुंह में अपना हाथ रखते हुए उसे चुप करा देता है। दरअसल मास्टर जी कुल्हाड़ी से उस आदमी के ऊपर बार बार वार कर रहे होते हैं। आखिरकार उस आदमी की मौत हो जाती है। कुछ समय बाद मास्टर जी बदली हुई मोटी आवाज़ से उस आदमी की लाश से कहते हैं, मैंने मना किया था ना कि उस बरगद के पेड़ के बारे में किसी से नहीं बताना। इसके बाद मास्टर जी लाश को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले जाते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। शाम होने वाली है। बच्चे वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। चारों छिपते हुए कुछ दूर जाते हैं और भागने लगते हैं।
मास्टर जी का मकान गांव से कुछ दूर स्थित है। गांव के नज़दीक पहुंचने के बाद चारों दोस्त एक जगह रुकते हैं। सभी बुरी तरह डरे हुए हैं। पास ही नहर का पानी पीते हैं। कुसुम लगातार रोना शुरू कर देती है। तभी मनोज उसे चुप कराता है। चारों कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि मास्टर जी ने ऐसा क्यों किया। अचानक मास्टर जी की आवाज़ एक राक्षस में क्यों बदल गई। रवि इस बात को गांव वालों को बताने के लिए कहता है, लेकिन तभी सत्यपाल उसे मना करते हुए कहता है कि कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, और अगर इस बात की जानकारी मास्टर जी को हुई तो वे हमें भी उस आदमी की तरह मार डालेंगे। कुसुम कहती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। मनोज कुछ देर सोचने के बाद कहता है, हमें चुप रहना होगा। रात होने वाली है, अब हमें घर जाना चाहिए। तीनों दोस्त कुसुम से कहते हैं कि गलती से भी उस घटना के बारे में घर वालों को नहीं बताना, वरना हम चारों की जान खतरे में आ जाएगी। बाकी आगे क्या करना है इसके बारे में कल बात करेंगे। चारों बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। रात का समय है। चारों ठीक से नहीं सो पा रहे हैं। उन्हें वही भयानक मंजर दिखाई दे रहा है। जैसे तैसे सुबह होती है। कुसुम आज स्कूल नहीं आई है क्योंकि उसे तेज बुखार हो गया है। रवि, मनोज और सत्यपाल तीनों स्कूल जाते हैं। स्कूल में क्या देखते हैं कि मास्टर जी पहले जैसे नॉर्मल तरीके से प्यार से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मास्टर जी कुसुम के बारे में पूछते हैं। तीनों डरे हुए हैं, लेकिन तभी सत्यपाल डरते हुए कुसुम के स्कूल ना आने का कारण बताता है। तो मास्टर जी तीनों के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम तीनों इतना क्यों डरे हुए हो। ये कहते हुए मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। मास्टर जी का यह व्यवहार देखकर तीनों को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन वे उस मंजर को भूले भी नहीं हैं। आज मास्टर जी ने जल्दी छुट्टी दे दी। बच्चे खुश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। तीनों दोस्त घर नहीं जाते हैं। वे तीनों उस जगह जाने का फैसला करते हैं जहाँ बरगद का पेड़ है। आखिर वहाँ ऐसा क्या है जिसमें सभी गांव वाले डरते हैं और उस जगह को शापित जगह बोला जाता है। रवि मना करते हुए कहता है, वह जगह यहाँ से दूर है और हमें वहाँ पहुँचने में शाम हो जाएगी। मनोज कहता है, हमें वहाँ साइकिल से जाना चाहिए, जल्दी पहुँच जाएंगे। सत्यपाल ऊपरी मन से हाँ कहता है क्योंकि वह भी डरा हुआ है। तीनों अपनी साइकिल पर बैठते हैं और तेजी से साइकिल चलाते हुए वहाँ पहुँचते हैं। साइकिल को दीवार से दूर झाड़ियों में छिपा देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे बरगद के पेड़ के नज़दीक पहुँचते हैं। रवि डरते हुए कहता है, यार मुझे बहुत डर लग रहा है। मनोज उसे समझाते हुए कहता है, हम उस बरगद के पेड़ के नज़दीक नहीं जा रहे हैं, बल्कि दूर से उस पेड़ को देखेंगे। लेकिन तभी सत्यपाल कहता है, उसके आसपास ऊंची दीवार है, हम कैसे देख पाएंगे। तभी मनोज की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है जो हाइट में बरगद के पेड़ जैसा ही है। वह उस पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहता है, हम उस पेड़ पर चढ़कर दीवार के उस पार बरगद के पेड़ को देख सकेंगे। तीनों ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाते हैं और बरगद के पेड़ को देखने लगते हैं। काफी देर तक बरगद के पेड़ को देखने के बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। तभी वहां उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तीनों एक दूसरे को अलर्ट करते हुए चुप रहने के लिए कहते हैं। तभी ठंडी हवा का झोंका तीनों को छूता हुआ आगे निकल जाता है। तीनों को आश्चर्य होता है कि आसपास के पेड़ की पत्तियां और डगालें नहीं हिल रही हैं। रवि बुरी तरह डरने लगता है। तभी उन्हें दूर किसी के आने का साया दिखाई देता है। गौर से देखने के बाद पता चलता है कि मास्टर जी अपनी साइकिल से
पीछे बड़ा गट्ठा लेकर आ रहे हैं। मनोज कहता है, ये तो मास्टर जी हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी सत्यपाल कहता है, लगता है मास्टर जी ने इसी कारण हमें जल्दी छुट्टी दी थी। तभी रवि दोनों को चुप कराते हुए कहता है, हमें चुप रहना चाहिए। देखें तो मास्टर जी यहाँ क्या करने आए हैं। मास्टर जी दीवार के नज़दीक पहुँचते हैं और आसपास देखते हैं। इसके बाद गट्ठे को साइकिल से नीचे उतारते हैं और उसे पीठ में लादते हुए बड़ी आसानी से ऊंची दीवार को किसी छिपकली की तरह चढ़ने लगते हैं। यह देखकर तीनों बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद मास्टर जी मुस्कुराते हुए बरगद के पेड़ को देखते हैं और उस गट्ठे को दीवार के अंदर फेंक देते हैं। गट्ठा बरगद के पेड़ के नज़दीक गिरता है। नीचे गिरने पर वह फट जाता है। गट्ठे के फटने पर किसी की लाश दिखाई देती है। रवि ध्यान से देखता है। वह कपड़े से पहचान लेता है कि ये तो वही आदमी है जिसको मास्टर जी ने कल कत्ल किया था। कुछ समय बाद बरगद के पेड़ से कुछ भयानक और डरावने साए बाहर आते हैं। उनका चेहरा बहुत ही डरावना और उनकी सांसों की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही होती हैं, मानो किसी जानवर की सांस चल रही हो। तीनों दोस्त खुद को संभालते हैं और उनके माथे पर पसीना बह रहा है। मास्टर जी साए को देखते हैं, साए मास्टर जी को देखते हैं। इसके बाद साए उस लाश को अपने साथ बरगद के पेड़ के अंदर लेकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद मास्टर जी आसपास देखते हुए अपनी गर्दन घुमाते हैं, लेकिन शरीर उनका वहीं स्थिर रहता है। और अचानक मास्टर जी की शक्ल डरावना रूप ले लेती है। यह देखकर बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं और खुद को पेड़ की डालों में छिपाने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद मास्टर जी दीवार से नीचे ज़मीन में आते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। फिर अपनी साइकिल में बैठकर गांव की तरफ चले जाते हैं। मास्टर जी को जाता देख बच्चे भी पेड़ से नीचे उतरते हैं। उनके माथे में पसीना है और बुरी तरह कांप रहे हैं। किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। तभी रवि धीमी आवाज़ से कहता है, हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। तीनों अपनी अपनी साइकिल से गांव की ओर जाने लगते हैं। सूरज डूबने लगता है, शाम होने लगती है। रास्ते में कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। तीनों घबराए हुए हैं। तभी रास्ते में कोई आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है, जो सड़क की तरफ पीठ करके अकेला बैठा है। उसकी गर्दन झुकी हुई है। तीनों बच्चे ये देखकर साइकिल रोकते हैं। बच्चे समझते हैं कि गांव का कोई आदमी होगा। तभी सत्यपाल आवाज़ देता है, आप कौन हैं और यहाँ कैसे बैठे हैं? आदमी कुछ नहीं बोलता है। रवि उसके करीब जाता है। सत्यपाल और मनोज उसे रोकते हैं, लेकिन रवि उसके पास जाता है और उसके पास पहुंचता है तो वह आदमी पलटकर देखता है। यह देखकर रवि के मुंह से चीख निकल जाती है और वह जमीन में गिर जाता है। दरअसल वह आदमी वही है जिसे मास्टर जी ने मारा था। ये देखकर सत्यपाल और मनोज रवि के पास आते हैं और उसे संभालते हुए कहते हैं, क्या हुआ रवि, तू डर क्यों रहा है? वहाँ कोई नहीं है, ये तो झाड़ी है, यहाँ कोई नहीं है। अपने दोस्तों की आवाज़ सुनकर रवि खुद को संभालता है। इसके बाद मनोज कहता है, तूने तो बाथरूम करने के लिए साइकिल रोका था, फिर अचानक तुझे क्या हुआ? तू उस झाड़ी को देखकर क्यों चीखा? रवि अपने दोस्तों को सारी बात बताता है। ये सुनकर मनोज और सत्यपाल भी डर जाते हैं। शाम की गहराई और काली रात की शुरुआत होने लगती है। तभी सत्यपाल कहता है, हमें अब जल्दी चलना चाहिए। इस बारे में किसी को नहीं बताना है। कुसुम को भी इस घटना के बारे में नहीं बताना। एक दूसरे से वादा करते हुए तीनों बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक का पहला पार्ट
यहीं ख़त्म करते हैं। इसके दूसरे पार्ट के लिए कुछ इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।